नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। नेपाल में इस वक्त हिंसा की आग भड़क चुकी है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें ज्यादातर लोग यूथ हैं। वो लोग जो नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने से इतने आक्रोशित हो गए कि अपनी केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ वो विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। सिर्फ सड़क पर ही नहीं उतरे, आप देखिए उनकी अर्थी निकाली गई। इसके अलावा वहां की संसद पर हमला किया गया। जो प्रधानमंत्री का आवास है वहां तक लोग पहुंच गए, जो प्रदर्शनकारी हैं वहां तक पहुंच गए। लेकिन सवाल यही है कि केपी शर्मा ओली के खिलाफ उनका यह आक्रोश क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक ही सीमित था? वजह क्या थी? कोई देश का अगर कोई प्रधानमंत्री सिर्फ एक फैसला करता है तो उस फैसले से इतनी सारी जनता सड़क पर उतर जाए, ऐसा बहुत कम देखा गया है। तो क्या नेपाल में कोई और वजह थी जिसको बहुत दिनों तक दबा कर रखा गया? वैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां पर इस तरह से आक्रोश और आक्रोश के बाद तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। इसका उदाहरण लोगों ने 2022 में श्रीलंका में देखा, इसका उदाहरण 2022 से पहले पाकिस्तान में देखा, उसके बाद 2023 में म्यांमार में देखा, 2024 में बांग्लादेश में देखा है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी कोशिशें हो चुकी हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हुए। भारत में भी लोगों ने देखा कि कैसे ट्रैक्टर लेकर लोग लाल किले तक दौड़ धूप और मार्च कर रहे थे, लाल किले के अंदर तांडव मचा रहे थे। अब हम आते हैं नेपाल के ऊपर कि ये जो पब्लिक इतनी आक्रोशित है, ये क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। हमने बहुत सारे सोर्सेस से बहुत सारी जानकारियां जुटाई और फिर हमें पता चला कि इसके पीछे केपी शर्मा ओली का भ्रष्टाचार है। उनके भ्रष्टाचार की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई, करप्शन की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि अब पब्लिक भी उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। भ्रष्टाचार की कितनी लंबी लिस्ट है आपको जरा बताते हैं। हमारे साथ सचिदानंद मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि एमडी हैं हिमालयनी मीडिया के, और नेपाल में उनकी संस्थान है, उनका अपना एक न्यूज़ मैगजीन है, उसको वो चलाते हैं और 27 सालों से चला रहे हैं। तो वो बेहतर बता पाएंगे नेपाल में स्थिति कैसी है। हम सचिदानंद मिश्रा जी के पास जाएं उससे पहले आपको दोस्तों कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं कि नेपाल में इस विरोध प्रदर्शन के पीछे केपी शर्मा ओली का भ्रष्टाचार कितना बड़ा जिम्मेदार है। केपी शर्मा ओली ने अपने ही नेपाल के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। कैसे, वो समझिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए ताकि आपको आसान हो। ओली सरकार पर गिरिबंधु टी स्टेट जैसी परियोजनाओं के तहत चीन के साथ आर्थिक सहयोग का दिखावा करके बड़े घोटाले करने का आरोप लगा और काला धन उगाही करने का आरोप लगा। ओली के करीबी मंत्री बसकोटा का रिश्वत लेते हुए एक ऑडियो लीक हुआ, जो नेपाल की राजनीतिक भ्रष्टाचार के गंभीरतम मामलों में से एक था, जिसने ओली सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। जब ओली की पार्टी में अंदरूनी विद्रोह और जनता में नाराजगी बढ़ी, तब अचानक भारत के साथ लिपुलेख बॉर्डर विवाद को हवा दे दिया गया, ताकि जो नेपाली पब्लिक है उनका पूरा फोकस किस पर शिफ्ट हो जाए, तो लिपुलेख विवाद पर। मैप में छेड़छाड़ की गई, बहुत सारे विवादित बयान दिए गए नेपाल सरकार की तरफ से, वो आपने देखा। उससे पहले संस्कृत को लेकर एक विवाद पैदा करने की कोशिश हुई, और जब ये सब विवाद हो रहा था तब बैकडोर से ये जो करप्शन का सारा खेल चल रहा था उसमें ओली शामिल थे। तो इस तरह से नेपाल में हिंसा भड़काई गई। ये विवाद नेपाल सरकार के द्वारा काठमांडू से लेकर चीन के बीजिंग तक उठाया गया, लिपुलेख का विवाद, जिससे नेपाल की राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय तनाव दोनों बढ़े। सचिदानंद मिश्रा जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से, आप तो नेपाल में 27 सालों से कोई मीडिया संस्थान चला रहे हैं, नेपाल में रहकर आपने वहां सरकारों को बदलते और बनते देखा है जी। क्या ये विरोध प्रदर्शन, ये जो हजारों लोग सड़क पर आज हमें दिख रहे हैं, जो संसद तक पहुंच गए, जो प्रधानमंत्री के घर के बाहर खड़े हैं, क्या सिर्फ इनका ताल्लुक या इनका वास्ता सिर्फ सोशल मीडिया बैन से है या और कोई वजह है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी नाराजगी। केपी शर्मा ओली का काम करने का तरीका जो है, ये बहुत ही डिक्टेटरशिप रवैया अपनाते हैं और मुख्य रूप से भ्रष्टाचार से ये भर गए।
आज जो आप ये पिक्चर दिखा रहे हैं दोनों का अर्थी जो निकाली गई है, ठीक ये दोनों व्यक्ति अभी चाइना गए थे और चाइना जाकर जैसे ही शी जिनपिंग को ये जो आपने कहा थोड़ी देर पहले लिपू लेक वाला प्रस्ताव वहां पर रख दिया, केवल उन्होंने बोला, इसके बाद इनका आत्मसम्मान ये कहते हैं जो मेरा बहुत बढ़ गया। लेकिन वो नेपाल में आते ही वैसे ही तानाशाही रूप में ये निर्णय ले लिए कि ये सोशल मीडिया को बंद कर दिए, जबकि इनके कैबिनेट के भी बहुत लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन तब ये जो चाहते हैं वही करते हैं। आपने भ्रष्टाचार कहा, लेकिन जब से ये सरकार में आए हैं तब से जितनी नियुक्तियां हुई हैं वो सभी नियुक्तियां इनके अपने व्यक्ति को किया गया है और उसको नियुक्त करते हैं और सर्वोच्च अदालत से जब स्टे आता है तब वो हट जाते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, आप नियुक्तियों को लेकर कुछ बात बता रहे हैं, तो ये नियुक्तियां किस तरह की नियुक्तियां हैं? उसमें आपने बताया कि अपने करीबियों को, अपने लोगों को भर्ती करते हैं। क्या ये उनकी फैमिली के लोग होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं? ये कौन लोग होते हैं? नहीं, ये उनके पार्टीगत लोग होते हैं। उनको तो अब है, श्रीमान श्रीमती है दोनों, लेकिन उनके पार्टी के और उनके काम करने वाले जो सहयोगी नेपाली कांग्रेस है, वो सबसे बड़ी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, और नेपाली कांग्रेस को ये मुट्ठी में रख लिए हैं। जैसे कि नेपाली कांग्रेस देखिए 3 दिन से कह रही है कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे, लेकिन आज तक वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही, जिसके बाद आज शेर बहादुर देउपा कल मिले थे लेकिन वो नहीं बोल पाए। जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, नेपाल का जरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप हमें समझाएंगे। ये जो इतनी तानाशाही है केपी शर्मा ओली की, इसको क्या रोकने वाला, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है? मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है नेपाल में? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काम करता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस है, और इन्होंने नेपाली कांग्रेस को मिला लिया है और मिलाकर प्रचंड की सरकार को हटा दिया। और नेपाली कांग्रेस में जो उसके अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउपा, कुछ अंदरूनी कारण है जिससे कि शेर बहादुर देउपा चुप हो गए हैं, इनके सामने बोल नहीं पाते हैं। जैसे गिरिबंधु एस्टेट आपने चर्चा किया, ऐसा बहुत सारा केस है जिसमें कि शेर बहादुर देउपा के परिवार भी फंस सकते हैं। तो इसलिए शेर बहादुर देउपा को मुट्ठी में कर लिए हैं और ये अपना सभी निर्णय पास करवाते चले गए। मैं जो कर्मचारी की नियुक्ति कर रहा था उसमें जैसे सचिव स्तर में जो नियुक्ति होती है, जो आपको मैं बता दूं, स्वास्थ्य सचिव में अभी नियुक्ति किया गया है। जो तराई के लोग जो क्वालिफाइड कर रहे थे उनको कहकर भी नहीं दिया गया, महिला को हटा दिया गया और अपने व्यक्ति को उसमें रख लिया। इस तरह का सैकड़ों नियुक्ति है। न्यायाधीश में जो नियुक्ति किए हैं तो अपने व्यक्ति को लाकर न्यायाधीश में नियुक्ति करनी है, तो न्याय भी वैसा ही आएगा। तो बस इस सब से लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, खास करके भ्रष्टाचार। जिस क्षेत्र में जाइए भ्रष्टाचार, एक वार्ड लेवल से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मैं बस थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं। मुझे 1-2 सवाल है मेरे। जैसे कि पुष्प कमल दहल प्रचंड को हटा दिया गया, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? पुष्प कमल दहल माओवादी पार्टी से अभी भी है। उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के समर्थन से वो बने हुए थे। अच्छा, मतलब उसमें केपी शर्मा ओली का साथ था? पूरा उन्हीं का साथ था, उन्हीं के समर्थन से बने हुए थे। लेकिन चुपचाप जब नेपाली कांग्रेस इनको प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया तो ये रातों रात बदल गए और पुष्प कमल दहल को हटा दिए उसमें से और खुद बन गए। अच्छा, इनकी समझौता थी कि 2 साल हम रहेंगे और 2 साल कांग्रेस। तो लेकिन 1 साल कांग्रेस को कौन लीड कर रहा है इस वक्त? अगर नेपाली कांग्रेस से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना होगा तो कौन बन सकता है? तो वो शेर बहादुर देउपा हैं। शेर बहादुर देउपा जो 5 बार बन चुके हैं प्रधानमंत्री, और वो चुपचाप इसीलिए है कि 6ठी बार वो फिर से प्रधानमंत्री बने।
और उनका भी कुछ फाइल है। उनकी पत्नी अभी विदेश मंत्री है, अच्छा। डॉक्टर आरजू देवपा। हम्म। तो इसके लिए वो चुप है, वो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन आज जब फंस गए हैं तो आज उम्मीद है कि अब शाम तक उनको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पार्टी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्हीं के गृह मंत्री हैं अच्छा, ये जो रमेश लेखक। गिरी बंधु टी स्टेट वाला मामला है, इसको जरा आप डिटेल में समझा सकते हैं? ये मामला क्या है, कैसे इसमें पूरी सरकार, ओली सरकार घिर गई है, कैसे करप्शन हुआ? ये गिरी बंधु टी एस्टेट जो है, इनके टाइम में वो टी एस्टेट खरीदा गया था और वो लेकर दे दिया गया लीज पर कि तुम लीज पर चलाओ। इसमें किसको? व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और वही वो फाइल खोल ही नहीं रहे हैं जो जनता कुछ जान पाए इस संबंध में। नहीं तो किसको उसको दिया गया दबा वो टी दिया। स्टेट? किसको दिया नेपाली वो सरकार ने? वहीं के इनके अपने व्यक्ति थे, व्यापारी थे, उन्हीं को वहां पर दे दिया गया है पूर्व में। और एक और लेकिन जो अभी जो बड़ा कांड आ रहा है, जो बसकोटा रिश्वत ऑडियो कांड जो हुआ था, ये क्या मामला था जिस पर ये ओली पर बहुत छींटे पड़े? हाँ, ये कुछ दिन पहले इनके संचार मंत्री थे और वो संचार मंत्री एक समझौता किए थे, प्रेस का समझौता डीलिंग था। उसमें पैसा लेन देन का एक वीडियो कहीं से प्रकाशित हो गया था और उसमें इसके संचार मंत्री फंस गए थे। लेकिन फिर बाद में वो कहीं से अदालत से जीतकर फिर आ गए उसमें। तो सबके पीछे इनका हाथ रहता है, वो बहुत बड़ा सहयोगी थे इनके, हाँ, ओ केपी अभी शर्मा भी ओली है। का हाथ रहता है। हाँ, अब मुझे इनके डर से निर्णय होता है, इनके भय से निर्णय होता है। तो क्योंकि भय आज किस जो बात का? सोशल क्या करते अगर मान लीजिए कि नेपाल में कोई केपी शर्मा ओली की बात को मानने से इनकार कर देता है या उनके परिवार की बात को मानने से इनकार कर देता है, तब उसके साथ क्या होता है? उसके साथ उनको पद से हटा दिया जाता है, चाहे उनके खिलाफ एक ऐसा निर्णय ला दिया जाता है जिस निर्णय से वो डरते हैं। एक सड़ा हुआ पुरानी मुद्दा है रॉकट केस, मैं आपको बता दूं, उपेंद्र यादव का। इस पर पूरा रिपोर्ट आ गया है। उपेंद्र यादव पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अभी उपेंद्र यादव इनसे समर्थन फिरता ले लिए हैं। तो इन्होंने कैसे न कैसे अब अदालत से, अब हम तो नहीं बोल सकते हैं, एक निर्णय आ गया है कि उस पर भी छानबीन हो, उस पर भी जांच हो और उस पर उपेंद्र यादव फंस सकते हैं उस केस में। तो इस तरह का निर्णय ये लेते हैं। इनके अच्छा, मतलब पार्टी जब में तक आपको इनके साथ रहे उपेंद्र यादव तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे अलग हाँ, हुए उनकी फाइल फिर से खुल हाँ, गई। फिर से खुल गए। इनकी अपनी पार्टी में 2 दिन पहले हुआ है ना, जैसे मैंने कहा आपको कि चीन से आने के बाद एक ये निर्णय किए, इनकी पार्टी में संविधान संशोधन का बैठक बुलाया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में था कि 70 वर्ष के बाद आप न तो अध्यक्ष हो सकते हैं न प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये निर्णय इन्होंने ही पास करवाया था। लेकिन 2 दिन पहले जो संविधान विधान उनका बना है, उस विधान में उस निर्णय को हटा दिया गया है, फिर से 70 वर्ष लागू कर दिया गया है और वो 70 वर्ष के बाद अब फिर से ये उसके अध्यक्ष भी बनेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो अच्छा, ये जबरदस्ती हुआ। केपी शर्मा ओली ने अपने लिए रास्ते खोल लिए, संविधान में संशोधन कर दिया। तो ये हाँ, जो कर उनके विरोध प्रदर्शन विधान में भड़का है, क्या वो संविधान संशोधन की वजह से भड़का है? वो भी एक वजह है? नहीं, ये इसका आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन तो इनका जो भ्रष्टाचार एक तो आगे रख दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन आपको जेन जी जो है, आपको इस बीच के जो यंग यूथ है, वो स्वस्फूर्त रोड पर आ गए हैं और भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनाया गया है, रखा गया है आगे। लेकिन वो इतने कम उम्र के बच्चे हैं जिनको कि इसका अनुभव नहीं है, पुलिस के सामने जाने का अनुभव नहीं है, किस तरह बात किया जाए वो अनुभव नहीं है। लेकिन आज हुआ वही, जो एक लड़का गिर गया, पानी के फुहारा से गिर गया
और वो गिर गया तो उसकी स्थिति ऐसी हुई कि वो बचाओ बचाओ कहने लगा। होते होते जब तक ले गया तब तक उसका डेथ हो गया। इस पर इस उम्र के सभी बच्चे आक्रोशित हो गए मैं और तब आपसे एक चीज संसद पूछना भवन चाहता हूं, एक चीज पूछना चाहता हूं। कुछ लोग बार बार ये कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली को ये भनक पहले लग गई थी कि लोग उनके खिलाफ 2 दिन बाद सड़क पर उतरने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने कि ये मैसेज लोगों तक ना पहुंचे, वो सब ये जो क्राउड है ये कंट्रोल में रहे, लोग ज्यादा और हिंसक ना हो, इसलिए पहले से ही सोशल मीडिया बैन कर दिया उन्होंने और बहाना बना लिया कि सोशल मीडिया बैन रहेगा। हाँ जी, ये बात भी है। और 2 साल बाद इनका चुनाव भी होने जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा आपको कि विधान संशोधन में पूरे देश से आए थे प्रतिनिधि, उसमें इन्होंने स्पष्ट एक बात कही थी कि अगली सरकार हमारी होगी और हम किसी भी हालत में हम जीत कर आएंगे। ये बाजाबते घोषणा करके आए थे उसमें। और इस सब की नाराजगी इसी पर है। इनके विरोधी को भीतर घुसने नहीं दिया गया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जैसे आजकल उनकी बड़ी नजदीकियां थी चीन के साथ, बड़ा चीन घूम रहे थे, चीन के नेताओं की तारीफ कर रहे थे, खासतौर पर जिनपिंग की तारीफ कर रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के साथ जाने में अमेरिका ने कुछ खेल कर दिया? क्योंकि लोग जो अर्थी निकाल रहे हैं उस पर साफ लिखा हुआ है अमेरिकी दलाल। हाँ, हो सकता है। वो किसके साथ ज्यादा है, अमेरिका के साथ ज्यादा है कि चीन के साथ ज्यादा है? नहीं है तो ये चीन के साथ ही ज्यादा, क्योंकि चीन के यहाँ जाकर और शी जिन के सामने जो इन्होंने भाषण दिया है वो आपको एक प्रकार से भारत विरोधी भाषण, लिपू लेख का चर्चा कर दिया है इन्होंने। और वो देखकर ये अपना राष्ट्रवादी छवि नेपाल में फैलाना चाहते थे, जिसको कि आज जो है सो ये आम पब्लिक जिस यूथ के पीछे ये थे वो यूथ इनके खिलाफ चला गया। तो मुझे एक चीज बताइए कि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है, क्या, चूंकि आप पत्रकार हैं तो मैं इस लिहाज से भी पूछ रहा हूं आपसे कि क्या इसमें डीप स्टेट का भी हाथ है? जैसे कि चर्चा हो रही है, जैसे जिसका हाथ बताया जाता है कि बांग्लादेश में उसने तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि आज सीन तो कुछ वैसा ही बना था। हाँ, 3-4 दिन पहले से ये हल्ला है नेपाल में कि नेपाल में भी बांग्लादेश की स्थिति होने वाली है। तो कुछ न कुछ तो बात आ जाती है, इनसे तो इनको समर्थन मिलता ही है। और नेपाल में जो इनकी राजनीति है तो मैं बता देता हूं कि वह भारत विरोधी छवि है इनका। पसंद करते हैं क्या नेपाल के लोग ऐसा? हम तो कहते हैं कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का है, लेकिन क्या नेपाल में इनकी इस छवि को पसंद किया जाता है या नहीं? नहीं, इन भारत से रिश्ता है, जो तराई के लोग, हम लोग हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, उनका रिश्ता ज्यादा है वहां से। लेकिन इनकी छवि अब हो रही है कि यंग जेनरेशन को लिपू लेक और ये कहकर कि भारत हमारा जमीन कैप्चर कर लिया है, उसको अपनी ओर आकर्षित किए। कुछ ही दिन पहले नेपाल का नक्शा बना था, तो आपको मालूम होगा उस नक्शा को इन्होंने संसद से पास करवाया, 2/3 से पास करवाया, जिसमें लिपू लेक को नेपाल का अंग दिखाया गया है। तो उससे ही अपना छवि बनाना चाह रहे थे और हमेशा वैसा ही राजनीति किए हैं ये नेपाल में, भारत विरोधी नीति लाकर तब ये आगे बढ़े, क्योंकि यंग जनरेशन तो कुछ जानता नहीं है इस संबंध में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारी जानकारियां मिली नेपाल की स्थिति के बारे में, और नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे कौन है, क्या वजह है, वो भी आपने बहुत डिटेल में बताई है। शुक्रिया सच्चिदानंद जी। और हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में जो हिंसा भड़की है जल्द से जल्द थमेगी। दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है हमें ज़रूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।